सीबीएसई वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। इसका मतलब होता है कि डेवलपमेंट जिस रेट से हो रहा है, जिस रफ्तार से हो रहा है, उसी तरह होता रहे, उसमें कुछ कमी ना आए। ज्योग्राफी वाले लेक्चर में मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। यहाँ पर हम इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट को देखेंगे। सपोज फॉर द प्रेजेंट दैट अ पर्टिकुलर कंट्री इज क्वाइट डेवलप्ड। चलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, किसी देश की हम बात करते हैं, वो अभी डेवलप्ड है, ठीक है। वी वुड सर्टेनली लाइक दिस लेवल ऑफ डेवलपमेंट टू गो अप फर्दर और एट लीस्ट बी मेंटेन फॉर द फ्यूचर जनरेशन। तो हम क्या चाहेंगे कि ये जो लेवल है डेवलपमेंट का, ये और ऊपर जाए, यानी हमारा देश जो है वो और ज्यादा डेवलप हो, ये चाहा जाएगा। या कम से कम आगे आने वाली जनरेशन के लिए ये मेंटेन रहे। ऐसा ना हो कि हमारा देश डेवलप्ड की लिस्ट से हटकर अंडर डेवलप्ड में आ जाए। तो ठीक है, मेंटेन रहे कम से कम, या बढ़ता रहे तो और अच्छी बात है। दिस इज ऑब्वियसली डिजायरेबल, ये तो बिल्कुल पक्की बात है, यही चाहेंगे सब लोग। However, since the second half of the 20th century, a number of scientists have been warning that the present type and level of development are not sustainable. हम चाह जरूर रहे हैं, लेकिन सेकेंड हाफ 20th सेंचुरी के यानी 1950 के बाद से ही साइंटिस्ट को ये बात समझ में आ गई कि जो लेवल या जो तरीका हम डेवलपमेंट का यूज कर रहे हैं वो सही नहीं है। यानी उन्होंने चेतावनी दी है, वार्निंग दिया है कि जो प्रेजेंट टाइप है हमारा डेवलपमेंट का, या जिस लेवल का हम डेवलपमेंट अभी कर रहे हैं, ये सस्टेनेबल नहीं है। यानी आगे चलकर हमारी डेवलपमेंट की रफ्तार कम हो जाएगी, क्योंकि रिसोर्स हमारे खत्म होना शुरू हो जाएंगे। We have not inherited the word from our forefathers, we have borrowed it from our children। तो कितनी अच्छी बात यहाँ पर कही गई है कि हमें ये जो दुनिया है वो विरासत में नहीं मिली है अपने पूर्वजों से। कहते नहीं कि मेरे बाप का चीज है, मैं चाहे जैसे इस्तेमाल करूं, तो ऐसा नहीं है, बल्कि हमने अपने बच्चों से उधार लिया है, और उधार वाली चीज वापस की जाती है। ऐसा ना हो कि हम रिसोर्स इस्तेमाल कर डालें और आगे आने वाली जनरेशन के लिए कुछ बचे ही ना। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई दिस इज सो थ्रू द फॉलोइंग एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल से हम समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है ग्राउंड वाटर इन इंडिया। रिसेंट एविडेंस सजेस्ट दैट द ग्राउंड वाटर इज अंडर सीरियस थ्रेट ऑफ ओवर यूज इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो अभी जो हमारे पास सबूत हैं और जो हमने रिसर्च करके पता किया है, तो उसमें हमको ये पता चला है कि जो ग्राउंड वाटर है उसका ओवर यूज हो रहा है, यानी जरूरत से ज्यादा उसको इस्तेमाल किया जा रहा है देश के अलग अलग हिस्सों में। About 300 districts have been reported a water level decline of over 4 meter during the past 20 years। तो लगभग 300 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये रिपोर्ट आई है, वहां से जांच करने के बाद ये पता चला है कि 20 साल के अंदर जो वाटर का लेवल है, यानी ग्राउंड वाटर का जो लेवल है, वो 4 मीटर नीचे चला गया है। यानी अगर कुएं के अंदर आप पानी देखेंगे तो 20 साल पहले जो लेवल था उससे 4 मीटर नीचे चला गया। नियरली वन थर्ड ऑफ द कंट्री इज ओवर यूजिंग दिस ग्राउंड वाटर रिजर्व। लगभग वन थर्ड देश के जो लोग हैं वो इस ग्राउंड वाटर का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, ओवर यूज कर रहे हैं। इन another 25 years 60% of the country would be doing the same if the present way of using the resource continued। इसको देखते हुए हमने ये अंदाजा लगाया कि अगले 25 साल तक ये 60% लोग ऐसे होंगे जो इस वाटर ग्राउंड वाटर रिसोर्स का ओवर यूज करेंगे। यानी अभी लगभग 33% यूज कर रहे हैं और 25 ईयर्स के बाद ये 60% हो जाएगा, यानी बहुत ज्यादा ओवर यूज बढ़ जाएगा इस ग्राउंड वाटर का। ग्राउंड वाटर ओवर यूज इज पार्टिकुलरली फाउंड इन द एग्रीकल्चरली प्रॉस्पेरस रीजन ऑफ पंजाब, द वेस्टर्न यूपी, हार्ड रॉक प्लेटू एरियाज ऑफ सेंट्रल एंड साउथ इंडिया, सम कोस्टल एरियाज एंड द रैपिडली ग्रोइंग अर्बन सेटलमेंट्स। तो ग्राउंड वाटर का यूज सबसे ज्यादा कहाँ हो रहा है? जहां पर खेती बाड़ी ज्यादा होती है, जैसे पंजाब हो गया, वेस्ट ऑफ द यूपी हो गया, और सेंट्रल और साउथ इंडिया का जो प्लेटू रीजन है वहां पर लोग ज्यादा ग्राउंड वाटर को यूज कर रहे हैं। कोस्टल एरिया और जहां पर अभी डेवलपमेंट हो रहा है, सेटलमेंट्स हो रहा है, नई नई आबादी बन रही है, वहां पर लोग इस ग्राउंड वाटर को ज्यादा यूज कर रहे हैं। अब दो क्वेश्चन हमारे सामने है। पहला क्या है, व्हाई ग्राउंड वाटर इज ओवर यूज्ड। तो ग्राउंड वाटर का हम ओवर यूज क्यों कर रहे हैं, क्यों जरूरत से ज्यादा उसको इस्तेमाल कर रहे हैं? तो इसका आंसर हम ऐसे दे सकते हैं, ड्यू टू लार्ज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन द डिमांड फॉर द वाटर ऑल्सो इंक्रीज। क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो पानी की डिमांड भी बढ़ रही है। एंड ड्यू टू प्रॉब्लम ऑफ सप्लाई ऑफ वाटर इन मेनी रीजन, पीपल स्विच टू ग्राउंड वाटर। और बहुत सी जगह पर ऐसा होता है कि पानी की बहुत प्रॉब्लम होती है, वाटर सप्लाई सही से नहीं हो पाता, तो इसलिए लोग सोचते हैं कि चलो इस झंझट में कौन पड़े, अपना खुद का ही इंतजाम कर लेते हैं, ग्राउंड वाटर का यूज कर लेते हैं। दूसरा रीजन हम ये दे सकते हैं, टू इरिगेट द लैंड, फार्मर्स यूज ट्यूबवेल्स विच एक्सट्रैक्ट ग्राउंड वाटर।
तो इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए खेत की जो किसान है वो क्या कर रहे हैं, वो ट्यूबवेल्स लगा रहे हैं और वहां से ग्राउंड वाटर को यूज कर रहे हैं, एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ द ग्राउंड वाटर इज यूज इन दिस प्रोसेस। तो भाई खेती के लिए थोड़ा सा पानी चाहिए नहीं, बहुत ज्यादा पानी चाहिए, तो बहुत ज्यादा पानी इसमें इस्तेमाल हो रहा है। दूसरा सवाल हमारे सामने है, कैन देयर बी डेवलपमेंट विदाउट ओवर यूज? क्या हम डेवलपमेंट कर सकते हैं ओवर यूज के बिना? यानी यूज करना तो ठीक है, लेकिन जरूरत से ज्यादा इसको इस्तेमाल नहीं करना, यानी ओवर यूज नहीं करना। अब इस ओवर यूज के टर्म को और अच्छे से अभी पढ़ा जाएगा, हम आगे जब हम पढ़ेंगे। तो इसका आंसर हो सकता है कि यस, डेवलपमेंट इज पॉसिबल विदाउट ओवर यूज बाय अडॉप्टिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो वही जो हम आइडिया दे रहे हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम करें। किस तरह से? लॉज कैन बी मेड टू रेगुलेट द यूज ऑफ द ग्राउंड वाटर। ऐसे कानून बना दिए जाएं कि हर कोई जो है ग्राउंड वाटर का यूज ना कर सके। ठीक है, ओनली पर्सन विद परमिशन शुड बी अलाउड टू एक्सेस इट। जिसको परमिशन मिली होगी वही ग्राउंड वाटर के यूज कर सकता है। इन केस ऑफ ट्यूबवेल देयर मस्ट बी मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर एक्सट्रैक्टेड। अगर ट्यूबवेल वगैरह लगा है तो ऐसा नहीं कि अगर किसी को परमिशन मिल गई, लगा लिया, तो चाहे जितना पानी निकाले। उसमें मीटर वाला सिस्टम लग जाए कि जितना यूज आप कर रहे हो उसको आपको बताना पड़ेगा, या उसके हिसाब से आपको कुछ पेमेंट करना पड़ेगा, तो आदमी संभल के इस्तेमाल करेगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक कैन बी यूज टू इंक्रीज द रिप्लेनिशमेंट रेट ऑफ द ग्राउंड वाटर। तो हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, ये ज्योग्राफी में आप पढ़ेंगे किस तरह से की जाती है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो इस टेक्निक को हम यूज कर सकते हैं ताकि जो पानी के, अब देखिए ग्राउंड वाटर क्या है, पानी कम होता है, बारिश होगी और वापस आ जाएगा पानी, तो इसको कहते हैं रिप्लेनिशमेंट रेट, यानी फिर से भरना। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए हम और तेजी से पानी को ग्राउंड के अंदर पहुंचा सकते हैं। ग्राउंड वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स। तो ग्राउंड वाटर क्या है? एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, यानी फिर से रिन्यू कर सकते हैं हम। दीज रिसोर्सेज आर रिप्लेनिश्ड बाय नेचर एज इन केस ऑफ क्रॉप्स एंड प्लांट्स। तो नेचर इसको फिर से भर सकती है, यानी बारिश होगी और उसके बाद ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, पानी अंदर जाएगा सॉइल्स के अंदर से होते हुए, और वो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है बढ़ जाएगी। जिस तरह से फसल होती है या प्लांट होता है, हमने यूज कर लिया और फिर से वो बढ़ जाता है, तो इसी तरह पानी भी है। However, even these resource can be may be overused। तो सवाल ये उठता है, जब ये वापस भर जाएगा तो ओवर यूज का क्या सवाल है? हम वापस फिर से वापस आ जाएगा जितना भी यूज करें। तो इसका जवाब ये है, फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ ग्राउंड वाटर, इफ वी यूज मोर देन व्हाट इज बीइंग रिप्लेनिश्ड बाय रेन, देन वी वुड बी ओवर यूजिंग दिस रिसोर्स। तो भाई एक रेट होगा, एक रफ्तार होगी हमारे यूज करने की, और एक वापस भरने की बारिश होने के बाद। तो अगर हम यूज ज्यादा कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल से समझ लेते हैं थोड़ा सा, अगर हम लें कि 100 लीटर पानी डाला जा रहा है कहीं पर और 200 लीटर हम निकाल रहे हैं, तो क्या होगा? ओवर यूज होगा नहीं, क्योंकि 100 ही लीटर भर पाएगा, लेकिन हम 200 लीटर निकाल ले रहे हैं पानी। इसी तरीके से अगर 100 लीटर पानी भर रहा है और हम 90 लीटर्स निकालेंगे, तो क्या होगा? ये ओवर यूज नहीं होगा, बल्कि 10 लीटर्स ऐड होता जाएगा। तो इसी तरह है, यानी पानी ग्राउंड के अंदर जा कम रहा है और हम यूज ज्यादा कर रहे हैं, इसीलिए जो है ओवर यूज कहा गया इसे। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच विल गेट एग्जॉस्टेड आफ्टर ईयर्स ऑफ यूज। तो वाटर क्या है हमारा? रिन्यूएबल हो गया। और नॉन रिन्यूएबल क्या है? जो कुछ सालों के बाद एक दिन खत्म हो जाएंगे, एक दिन उसका टाइम आएगा कि वो रिसोर्स खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लगेंगे, और अभी जो हमारे पास है वो कुछ ही सालों में खत्म हो जाएगा। वी हैव अ फिक्स स्टॉक ऑन अर्थ विच कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड। हमारे पास अर्थ पे जो है वो एक फिक्स स्टॉक है, यानी जितना अमाउंट पहले से है हमारा बन चुका है रिसोर्स, जैसे फॉसिल फ्यूल है, ऑयल वगैरह है, और वो फिर से नहीं बन पाएगा, यानी बनेगा तो मिलियंस ऑफ ईयर लगेगा। तो इस हिसाब से हम मान के चलेंगे कि अब जो है वही है, समझ लो। वी डू डिस्कवर न्यू रिसोर्सेज दैट वी डिड नॉट नो अर्लियर। ऐसा हो सकता है कि हम जो है कोई नए रिसोर्स खोज लें जो अभी तक हमको नहीं पता है, ये पहले तक नहीं पता था। न्यू सोर्सेज इन दिस वे एड टू स्टॉक। तो नई अगर चीज, कोई रिसोर्स हमको मिल गया कि इसको इस्तेमाल हम कर सकते हैं, इसके बारे में अभी हम नहीं जानते, तो चलो ठीक है, वो भी हमारे स्टॉक में आ जाएगा। हाउएवर ओवर टाइम इवन दिस विल गेट एग्जॉस्टेड। लेकिन एक दिन आएगा कि ये जो नया रिसोर्स हमको मिला है ये भी एक दिन खत्म हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, क्रूड ऑयल दैट वी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द अर्थ इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो क्रूड ऑयल क्या है? नॉन रिन्यूएबल है। हाउएवर वी मे फाइंड अ सोर्स ऑफ ऑयल दैट वी डिड नॉट नो ऑफ अर्लियर। तो ऐसा हो सकता है कि हम कहीं पर, जैसे रिसर्च होती रहती है, पता लगाते रहते हैं कि कहाँ पर तेल है, तो ऐसा हो सकता है हम नई जगह पता कर लें जिसके बारे में अभी ना पता हो हमको कि यहाँ पर ऑयल है, लेकिन हम खोजने के बाद हमको पता चल जाए कि इस जगह पर भी ऑयल है। एक्सप्लोरेशन आर बीइंग अंडरटेकन एट ऑल टाइम। तो हर वक्त खोज लगी हुई कहाँ पर से हमको तेल मिल जाए। तो एग्जाम्पल सेकंड है एग्जॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये डाटा हमको दिया हुआ है, मिडिल ईस्ट कंट्री, सऊदी अरब वगैरह से हो गए, वहां पर कितना रिजर्व है?
ये आपको डाटा दिया हुआ है, ठीक है, टेबल, इसमें कुछ समझाना नहीं है, नीचे हम समझते हैं क्या पर है। द टेबल गिव्स एन एस्टिमेट ऑफ रिजर्व ऑफ द क्रूड ऑयल। तो कॉलम 1 के अंदर आपको दिया हुआ है कितना रिजर्व है, ठीक है, जैसे 808,000 मिलियन बैरल्स है, यूएसए के पास 50 है और पूरी दुनिया में 1697 है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि कितना रिजर्व हमारे पास तेल रखा हुआ है। मोर इम्पॉर्टेंट, इट ऑल्सो टेल्स अस फॉर हाउ मेनी ईयर्स द स्टॉक ऑफ द क्रूड ऑयल विल लास्ट इफ पीपल कंटिन्यू टू एक्सट्रैक्ट इट एट द प्रेजेंट रेट। और हमको ये भी बताया जा रहा है कि कितने साल चलेगा, अगर इसी तरह से जो है हम निकालते रहें, जिस तरह से हम जिस रेट से अभी निकाल रहे हैं, तो कितने साल चलेगा। जैसे मिडिल ईस्ट का देखें तो 70 साल चलेगा, यूएसए 10.5 years चलेगा, ठीक है। द रिजर्व वुड लास्ट ओनली 50 years मोर। तो जो रिजर्व हमारे पास दुनिया भर में है वो सिर्फ 50 साल चलेगा, 50 साल के बाद ये ऑयल हमारे पास से खत्म हो जाएगा। दिस इज फॉर द वर्ल्ड एज होल। तो पूरी दुनिया की हम बात कर रहे हैं, वैसे अलग अलग का अपना अलग है। However, different countries face different situation. तो अलग कंट्री का अलग है, ठीक है। कंट्रीज लाइक इंडिया डिपेंड ऑन इम्पोर्टिंग ऑयल फ्रॉम अब्रॉड बिकॉज दे डू नॉट हैव इनफ स्टॉक ऑफ दियर ओन। तो हमारे देश के अंदर तेल बहुत कम निकलता है, उससे ज़रूरत नहीं पूरी हो सकती, तो हम क्या करते हैं, बाहर से इंपोर्ट कराते हैं, बाहर से तेल हम खरीदते हैं। इफ प्राइसेस ऑफ ऑयल इंक्रीज दिस बिकम्स अ बर्डन फॉर एवरीवन। अगर तेल की प्राइस बढ़ गई, सीधी सी बात है, जब कोई चीज़ कम होने लगेगी तो रेट बढ़ जाएगा, तो अगर कम हो जाएगी तो सभी के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हो सकता है जिन देशों से हम ले रहे हैं वो मना कर दें कि भैया अब हम ना दे पाएंगे। देयर आर कंट्रीज लाइक यूएसए विच हैव लो रिजर्व एंड हैज वांट टू सिक्योर ऑयल थ्रू मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर। अब बहुत सारे देश जैसे यूएसए हैं, उनके पास तेल बहुत कम है, तो वो सोचते हैं कैसे हमको जो है अपनी मिलिट्री के जरिए और अपने पैसे के जरिए हम ऑयल ले लें। जैसे हम इकोनॉमी मजबूत है तो पैसे से हम खरीद लें, या मिलिट्री की मदद से जैसे अक्सर जगह पर कब्जा करके वहां तेल ले लें। तो ये उसका प्लान है। The question of sustainability of development raises many fundamentally new issues about the nature and process of development. तो ये जो सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट है, यानी जिस रेट से डेवलपमेंट हो रहा है उसी तरह होता रहे, ये नया मामला हमारे सामने खड़ा करता है नेचर के बारे में और किस तरह से डेवलपमेंट करें। कि भैया ठीक है, ये बात हमको बताई जा रही है कि रिसोर्स बचेंगे नहीं, खत्म नहीं होंगे, और सॉरी यानी खत्म हो जाएंगे, लेकिन डेवलपमेंट भी हमको करना है। तो भाई कौन सा रास्ता हम यूज करें जिससे डेवलपमेंट भी होता रहे और रिसोर्स खत्म भी ना हो। तो यहां पर भी हमारे सामने दो सवाल खड़े होते हैं। इज क्रूड ऑयल एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट प्रोसेस इन द कंट्री, डिस्कस। तो क्या क्रूड ऑयल जरूरी है डेवलपमेंट के लिए, इसके बगैर क्या काम नहीं चल पाएगा। तो इसका रीजन हम दे सकते हैं, यस इट इज एसेंशियल फॉर द कंट्री, ठीक है, फॉर डेवलपमेंट ऑफ प्रोसेस इन अ कंट्री। यानी हाँ, पक्की बात है कि भाई डेवलपमेंट के लिए क्रूड ऑयल जरूरी है, क्योंकि अभी तो हम इसी पे डिपेंड है ना। Because it contribute around 97% of the energy for transport such as truck, train, cars, etc. तो 97% जो एनर्जी ट्रांसपोर्ट के लिए गाड़ी वगैरह में क्या डलाते हैं, अभी ऑयल पेट्रोल है या डीजल होगा बस। तो 97% तो यही यूज़ कर रहे हैं हम, क्रूड ऑयल ही यूज़ कर रहे हैं, यानी उसको प्रोसेस करके। क्रूड ऑयल तो कच्चे तेल कहते हैं, उसी को हम रिफाइन करते हैं और उसका प्रोडक्ट बनाते हैं, उसी को यूज़ करते हैं। और वेरियस मशीन इन एन इंडस्ट्री रन्स विद ऑयल। तो भाई जब ऑयल को हम अलग अलग तरीके से क्लासीफाई कर लेते हैं और रिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद क्या है, बहुत सारी फैक्ट्री है, बहुत सारी इंडस्ट्री है जहाँ पर मशीनों में ये ऑयल यूज़ होते हैं। जेट एयरक्राफ्ट यूज प्रोसेस्ड क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल की प्रोसेसिंग होती है और ये जेट एयरक्राफ्ट में यूज़ होता है। दूसरा क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ टू इम्पोर्ट क्रूड ऑयल। तो इंडिया क्या करता है, बाहर से क्रूड ऑयल लेता है। वॉट प्रॉब्लम्स डू यू एंटिसिपेट फॉर द कंट्री लुकिंग एट द अबव सिचुएशन। तो ऊपर की सिचुएशन जो हमने अभी पढ़ी उसको देखते हुए क्या आशा करते हैं, क्या उम्मीद करते हैं इंडिया के बारे में, क्या प्रॉब्लम आ सकती है। एज इंडिया इम्पोर्ट ऑयल फ्रॉम अदर कंट्री लाइक सऊदी अरब एंड ईरान द कॉस्ट इज हाई। तो भाई बाहर से मंगाते हैं तो वो लोग भी प्रॉफिट लेंगे अपना, और अच्छा खासा प्रॉफिट लेते हैं, तो महंगा पड़ता है, पहली प्रॉब्लम तो ये है। एंड एज ऑयल रिजर्व्स आर डिक्रीजिंग डे बाई डे, सो प्राइस विल ऑल्सो इंक्रीज। तो जैसे जैसे रिसोर्स कम हो रहे हैं प्राइस भी बढ़ जाएगा। एंड अ डे विल कम दे विल नॉट सप्लाई बिकॉज ऑफ एक्यूट शॉर्टेज ऑफ दियर ऑयल शॉर्ट। तो एक दिन आएगा वो कहेंगे भैया बस अब हम नहीं दे सकते, चाहे जितना पैसा दो, क्योंकि हमारे पास ही खुद का कम पड़ गया है। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन डू नॉट रिस्पेक्ट नेशन और स्टेट बाउंड्रीज। तो ये जो इन्वायरमेंट हमारा डिग्रेड हो रहा है, यानी इन्वायरमेंट के अंदर जो रिसोर्स हैं हमारे जो कम हो रहे हैं, उसका रिजल्ट ये नहीं देखता कि आपका कौन सा देश है या किस राज्य में रहते हो, उसको इससे मतलब नहीं है। अगर आप गलत इस्तेमाल करोगे, ओवर यूज करोगे, तो खत्म हो जाएगा, चाहे किसी देश में हो चाहे किसी स्टेट में हो। दिस इशू इज नो लॉन्गर रीजन और नेशन स्पेसिफिक। तो अब ये मामला किसी एक
इलाके का या किसी एक देश का खास नहीं रह गया है। अब सबको ये चिंता सता रही है कि एक दिन रिसोर्स खत्म हो जाएगा, हमें क्या करना चाहिए? आवर फ्यूचर इज लिंक्ड टुगेदर, हम सबका भविष्य जुड़ा हुआ है, चाहे किसी देश के भी हो। Sustainability of development is comparatively a new era of knowledge in which scientists, economists, philosophers and other social scientists are working together. तो हम इस चीज़ का प्लान कर रहे हैं कि कैसे पूरी तरह से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें, यानी इन्वायरमेंट को कोई नुकसान ना हो और जो रेट हमारा है उस रेट बना रहे। तो इस सस्टेनेबिलिटी वाले फील्ड के अंदर बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो नॉलेज हासिल कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, इकोनॉमिस्ट हो गए, ठीक है, फिलोसोफर हो गए और दूसरे समाज से जुड़े हुए साइंटिस्ट इस पे काम कर रहे हैं कि किस तरह से हम सस्टेनेबिलिटी की तरफ आएं। इन जनरल द क्वेश्चन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्रेस इज पेरिनियल। अगर जनरल बात करें तो डेवलपमेंट और प्रोग्रेस का जो सवाल उठता है वो हमेशा है, यानी हमेशा उठता रहेगा। डेवलपमेंट के बारे में हमेशा सवाल होता रहेगा, प्रोग्रेस के बारे में हमेशा सवाल होता रहेगा। एट ऑल टाइम्स एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी एंड एज इंडिविजुअल वी नीड टू आस्क वेयर वी वांट टू गो। और हमेशा एक सोसाइटी के मेंबर होने के नाते, हम किसी सोसाइटी में रहते हैं ना, तो सोसाइटी के मेंबर होने के नाते और खुद अपने आप में अकेले हम देखें तो हमें सवाल पूछने की जरूरत है, हमें कहाँ जाना चाहिए। वॉट वी विश टू बिकम एंड वॉट आवर गोल्स आर, हम क्या बनना चाहते हैं और हमारे गोल्स क्या हैं, हमारे लक्ष्य क्या हैं। सो द डिबेट ऑन डेवलपमेंट कंटिन्यूज। तो इस तरह से डिबेट जो डेवलपमेंट है उस पर बहस चलती रहेगी। तो ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। और हाँ, एक वीडियो और इस पे आएगी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो अभी तक एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, उसका एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन पहले इस ईयर का यानी 2020 का क्वेश्चन पेपर सीबीएसई की तरफ से मिल जाए तो सबका मिलाकर एक वीडियो बनाएंगे। और जब वीडियो बन जाएगी तो ऊपर आपको आई बटन दिखेगा, वहाँ पर से आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। लेकिन जब अपलोड हो जाएगा तो वो खुद ही ऊपर आपको आइकन बनकर आ जाएगा। ओके, थैंक यू।